अब बात करते हैं मिशन हिमाचल की। अमित शाह मिशन हिमाचल पर नागरोटा विधानसभा में अमित शाह ने सभा को संबोधित आज किया। कहा, कांग्रेस वालों के पास में तो एक ही मुद्दा है। यहाँ एक रिवाज है कि कांग्रेस एक बार आती है और एक बार बीजेपी आती है। उत्तराखंड, यूपी, असम, मणिपुर में जाकर देखो, लेकिन ये रिवाज बदल गया है। जब एक बार बीजेपी अब जहां आती है तो बार बार फिर बीजेपी ही आती है। जिस समय 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था, उस समय 10 सालों तक सोनिया और मनमोहन की सरकारें थी। आज वे हिमाचल के निर्दोष लोगों को गारंटी दे रहे हैं। याद रहे कि आप यहाँ ज्यादा कोई आपकी गारंटी पर भरोसा नहीं करता। तमाम वो सारी बातें जो कि मिशन हिमाचल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभा को संबोधित करते हुए तो वही बीजेपी का संकल्प पत्र हिमाचल चुनाव को लेकर आज जारी हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को जारी किया। कहा, हिमाचल प्रदेश का हर तरह से विकास होगा। बीजेपी ने अपने वादे के अनुसार काम किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 वादे। हिमाचल में राज नहीं, रिवाज बदलेंगे। किसान सम्मान निधि के साथ 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। हिमाचल में यूसीसी को लेकर भी आएंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का वायदा किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद थे। तमाम वो सारी बातें जो कि संकल्प पत्र में शामिल है। हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का वादा, भले इसमें हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बातें, जिन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के जरिए हिमाचल के लोगों का जो सतत विकास है वो निरंतर होता रहेगा। उपचुनाव में भाजपा का परचम लहराया। 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। आदमपुर, गोला, गुकरनाथ और दोनों सीटों पर तो बीजेपी की जीत दर्ज हुई ही है। इसके अलावा गोपालगंज और उड़ीसा की धामपुर सीट से भी बीजेपी जीत गई है। अंधेरी ईस्ट की अगर बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट ने जीत दर्ज की है। मोकामा में आरजेडी जीती है और मुनुगोडे में टीआरएस ने अपनी जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश का चुनावी समर पूरे चरम पर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी इस पर आया। कहा, हिमाचल में फिर से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। बीजेपी को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा छीना। वक्फ संपत्तियों की जांच भी होनी चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने जताई मध्यावधि चुनाव की संभावना। शिव सैनिकों से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। महाराष्ट्र में बन रही है मध्यावधि चुनाव की संभावना। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि पीएम ने घोषित किए हैं 225 प्रोजेक्ट्स। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ के 225 प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो कर दी। यह महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की तैयारी का संकेत है। तो अपने संन्यास को लेकर उमा भारती एक के बाद एक ट्वीट कर रही है। 2 दिनों में 27 ट्वीट कर चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। राम जन्मभूमि आंदोलन से निकली फायर ब्रांच बीजेपी नेता कही जाती है उमा भारती, और 2 दिनों में 27 ट्वीट्स उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से की। उमा भारती ने सभी सांसारिक बंधन छोड़ने की घोषणा की। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के आदेश का पालन करेंगी, ये भी ट्वीट के जरिए उन्होंने सभी को बताया। और अब पूरे विश्व को अपना परिवार मानेंगी उमा भारती, ये भी उन्होंने इस ट्वीट के जरिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर लगातार 27 ट्वीट्स कहीं ना कहीं पूरी जो रूपरेखा है आगे की जीवन की उनकी बताता है। उनका यही कहना है कि सारे सांसारिक चीजों को त्याग कर अब सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर वो सेवा में कार्य करेंगे। तो केजरीवाल गोल पोस्ट शिफ्ट करने में माहिर हैं। कैसे दिल्ली की समस्या को उन्होंने पूरे उत्तर भारत की समस्या बना दिया है, क्योंकि दिल्ली में देखिए वायु गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में यू टर्न ले रही है। सीएम होने के नाते दिल्ली के पंजाब हरियाणा सरकार को दोषी वो ठहराते थे। जब पिछली बार पंजाब में उनकी सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज नहीं थी, कहते थे कि पराली की वजह से ये समस्याएं होती है। केजरीवाल सरकार आने पर चुटकियों में पराली समाधान करने का दावा भी किया था। ये भी कहा था कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो चुटकियों में समाधान पराली की समस्या का होगा। लेकिन अब पंजाब में आपकी सरकार है, तब भी पराली के समाधान के उपाय हवाई नजर आ रहे हैं। और इस बार तो और भी ज्यादा जो गुणवत्ता है वो खराब उस हवा की हो रही है।
ना तो दिल्ली और ना ही पंजाब में प्रदूषण के लिए केजरीवाल ने इस तरह का कोई ठोस उपाय अब तक किया है। दिल्ली में भी काबिज है सत्ता पर और पंजाब में भी, लेकिन बतौर दोनों राज्यों में काबिज होने के बावजूद फिर भी कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। केजरीवाल ने पराली प्रदूषण पर यू टर्न लेते हुए केंद्र के पाले में अब गेंद डाल दी है। प्रदूषण दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है, ये कहते हुए केजरीवाल ने अब अपना पल्ला झाड़ दिया। उनका कहना है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। लेकिन याद ये रहना होगा कि जब सत्ता में नहीं थे तब लगातार दावे और वादे किया करते थे कि ये समस्या चुटकियों में सुलझाने लायक है, अगर समझाइश हो तो उसके बाद सुलझाई जा सकती है। लेकिन अब ये कहना कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या से पल्ला झाड़ दिया। और अब कहा जा सकता है कि केजरीवाल गोल पोस्ट शिफ्ट करने में माहिर हैं, क्योंकि इस तरह से उन्होंने खुद से ये जो समस्या है उसे अपने सर से हटाते हुए, अपनी सरकार से हटाते हुए अब यू टर्न लिया। अब बात करते हैं झारखंड की सियासत की चौथी सीरीज की, जो कि रिलीज हो गई है। झारखंड के ड्रामे का हर 2-3 महीने में एक नया सीजन आ रहा है। ये तीसरा सीजन जबकि रिलीज अब हो चुका है। और पहले सीजन में ज्ञात हो कि खनन सचिव पूजा सिंघल के यहाँ छापों पर केंद्रित पूरा का पूरा एपिसोड पूरा सीजन रहा। दूसरे सीजन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की करीबियों पर छापे और गिरफ्तारियां हुई। ये दूसरी सीजन की हाइलाइट्स रही, जब मुख्यमंत्री के करीबियों के घरों पर, उनके दफ्तरों पर छापे पड़ते हैं और उसके बाद उनमें गिरफ्तारियां होती हैं। और उसके बाद तीसरा सीजन अगस्त के अंत में बड़े जोर शोर से रिलीज हुआ, जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता के बारे में ये तीसरे सीजन के दौरान ड्रामा चला। सत्ता पक्ष ने इस दौरान विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत भी साबित कर दिया। मतलब नेटफ्लिक्स के रहस्य और रोमांच से भरे किसी भी ड्रामे की तरह ये तीसरा सीजन रहा। किसी भी इस तरह के सीजन को हम जब देखते हैं तो सिलसिलेवार जिस तरह से पहले सस्पेंस होता है, उसके बाद में फिर उसके रोमांच धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से रहा। कांग्रेस के 3 विधायक नकदी के साथ पकड़े जाने पर तीसरे सीजन पर विराम लग गया था। लेकिन अब नवंबर के पहले ही हफ्ते में सीएम को ईडी के नोटिस के साथ चौथे सीजन की शुरुआत भी हो गई। चारों सीजन में एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन और करीबी रहे, दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियां और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब इसके बाद भी, क्योंकि अब जब ईडी के छापे पड़ने की बातें, ईडी के नोटिस मिलने की बातें खुद वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हो गई है, बावजूद इसके कि बहुमत पेश कर चुके हैं, लेकिन पुरानी सभी बातों को और ईडी सीबीआई की जब बात होती है तो उसमें कई और चीजें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार पर इस चीज को लेकर हमलावर होता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसे जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो भी प्रेशर में आकर कार्य कर रही है। लेकिन सवाल यही कि अब जब ये नई शुरुआत नवंबर के पहले ही सप्ताह में हुई है, नोटिसों के जरिए सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को नोटिस दिए गए हैं केंद्रीय एजेंसियों की ओर से, तो कहीं ना कहीं अब ये प्रतिक्रियाएं उन बातों में भी तब्दील होते हुए नजर आएगी, जो कि पक्ष और आपेक्ष के दौर में दिखने को झारखंड की राजनीति से भी मिलेगी। 34वीं बार वोट देने के बाद देश के पहले मतदाता का निधन हो गया। श्याम शरण नेगी ने 105 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। 1975 में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षक के पद से रिटायर हुए थे नेगी और देश के पहले जीवित मतदाता भी घोषित किए जा चुके थे। नेगी ने 2 नवंबर को पोस्टल बैलेट से अपने घर पर वोट कास्ट किया था। शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे उनका निधन हो गया। शनिवार को उनकी अंत्येष्टि होगी। सतलज नदी के किनारे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में आरएसएस का प्रस्तावित पथ संचलन स्थगित हो गया, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने पथ संचलन के लिए शर्तें रखी थी। ये पथ संचलन स्थगित हुआ क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट से जानकारी आई कि पथ संचलन को चलाने के लिए कुछ शर्तें उनकी ओर से रखी गई थी। स्टेडियम में या तय जगह पर पथ संचलन की अनुमति दी गई थी। 6 नवंबर को 44 स्थानों पर पथ संचलन की सशर्त अनुमति दी गई, यानी कि 6 नवंबर के लिए अनुमति थी, 44 स्थान इसके लिए चिन्हित किए गए थे। पथ संचलन तो किया जा सकता है, लेकिन सशर्त यहाँ पर अनुमति उसी बात की दी गई थी। और अगर शर्तें मंजूर नहीं होती तो आरएसएस का पथ संचलन भी स्थगित किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब आरएसएस अपील करने वाला है, क्योंकि सशर्त किसी भी तरह के पथ संचलन पर नहीं आमादा हुआ। आरएसएस का संगठन भी अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आरएसएस अपील भी करेगा। नवंबर को रिटायर्ड हो रहे सीजीआई उदय उमेश इस दिन गुरु नानक जयंती की वजह से अदालत में छुट्टी रहेगी, इसलिए 7 नवंबर को मनाया जाएगा उनका विदाई समारोह।
74 दिन का सीजेआई ललित का कार्यकाल रहा। अपनी सादगी के लिए विशेष तौर पर हमेशा वो याद किए भी जाते रहेंगे, क्योंकि जिस कार्यकाल पूरे 74 दिन के कार्यकाल के दौरान उससे पहले भी जितने भी उन्होंने कार्यभार संभाले, उनकी सादगी और सरलता के लिए उन्हें याद किया आगे भी जाएगा। 74 दिन के कार्यकाल में सीजेआई यूयू ललित ने अपने कई जो ऐतिहासिक फैसले हैं उसमें भी अपनी साझेदारी निभाई, अपनी भूमिका उन्होंने उसमें भी निभाई। और 74 दिन के बाद में जब 8 नवंबर को वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उस दिन अवकाश होने की स्थिति में 7 नवंबर को ही उनका विदाई समारोह मनाया जाएगा। मिस्र की यात्रा पर निकलेंगे पाक पीएम शहबाज शरीफ। COP27 में उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत करने वाले हैं। 7 और 8 नवंबर को शर्म अल शेख जलवायु क्रियान्वयन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सोमवार को मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे शहबाज। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ जाएंगे। कैट को मिले 15 नए प्रशासनिक सदस्य। IAS से 10, IRS, आयकर और रेलवे से 2-2 और IPS से 1 सदस्य इनमें शामिल हुए हैं। 4 साल या फिर 67 साल की आयु तक वे नवनियुक्त रहेंगे और सदस्यों का कार्यकाल जो है, नवनियुक्त सदस्य है उनका कार्यकाल 4 साल या 67 साल की आयु तक रहेगा। डॉक्टर सुमित जिराट, छबिलेंद्र राहुल, मोहन प्यारे, अनिंदो मजूमदार और साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार के साथ में प्रमोद कुमार दास, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, बी आनंद, अरुण कुमार राजेश चंद्र, रश्मि सक्सेना साहनी, श्री कृष्णा, डॉक्टर आनंद सिंह खाती और सुचितो कुमार दास को सदस्य बनाया गया है। तो कैट को मिले हैं 15 नए प्रशासनिक सदस्य। कुल्लू नेशनल पार्क में आजाद किए गए 8 में से 2 चीते। क्वारंटीन क्षेत्र से जंगल में छोड़े गए 2 चीते और चीतों के घूमने फिरने के लिए एक निश्चित क्षेत्र भी तय किया गया है। लेकिन नामीबिया से भारत लाने के बाद क्वारंटीन में 8 चीते रहे और बाकी 6 चीते भी अब चरणबद्ध प्रक्रिया के जरिए जंगलों में छोड़े जाएंगे, क्योंकि जो पूरा कार्य जितना भी समय रहा, जितनी भी चीजें रही वो उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि उस मौसम उस वातावरण में अनुकूलता उनकी बॉडी को भी मिल जाए, इस तरीके का वातावरण एक्सेप्ट बॉडी जल्द से जल्द कर ले, इसको लेकर के क्वारंटीन उन्हें किया गया था। लेकिन उसके बाद 2 चीतों को रिलीज किया गया है जंगलों के अंदर। उसके बाद बचे हुए 6 चीतों को भी इसी तरह से एनक्लोजर में रिलीज करने की अब कवायद चरणबद्ध तरीके से शुरू हो गई। तो भारत से 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति 31 मई 2023 तक निर्यात की जा सकती है। 60 लाख टन चीनी। खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को निर्यात की अनुमति दी थी और निर्यात नहीं करने पर 60 दिन सरेंडर किया जा सकता है ये कोटा। ये अनुमति दी गई थी, लेकिन अगर अनुमति पर कार्यान्वयन नहीं किया जाता है तो 60 दिन में सरेंडर किया जा सकता है कोटा। केंद्र सरकार ने 1 जून को चीनी के निर्यात पर रोक लगाई थी और इस रोक के बाद में अब खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को निर्यात की अनुमति भी दी है। इस निर्यात की अनुमति मिलने से होगा ये कि अगर निर्यात नहीं किया जाएगा 60 दिन तो सरेंडर भी इस कोटे को किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने विगत 1 जून को ही चीनी के निर्यात पर रोक लगाई थी। तो सूर्य के बाद अब मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण के चलते तड़के ही सूतक लग जाएगा और शाम 5:37 पर ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा नजर आएगा। 42 मिनट तक चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। खंडग्रास का चंद्र ग्रहण ये होगा। चंद्र राहु का 4 ग्रहों से समसप्तक योग बनेगा और इस समसप्तक योग से प्राकृतिक प्रकोप के संकेत है। चंद्र ग्रहण के चलते अगले सप्ताह बारिश के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम बिगड़ने के साथ नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी और ठिठुरन बढ़ जाएगी। तो साल का आखिरी ग्रहण, इससे पहले सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के बाद में अब ये चंद्र ग्रहण है वो खंडग्रास का चंद्र ग्रहण है। 42 मिनट तक विजिबल ये चंद्र ग्रहण हो पाएगा। खंडग्रास का चंद्र ग्रहण 42 मिनट तक इसे देखा जा सकेगा। मंगलवार को शाम सुबह से ही तड़के से ही जो सूतक है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद इस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए जो लोग हैं वो खगोलीय विद्या उनकी तकनीकों का जो जानकारी है उसे जुटा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा।
तो कपूर खानदान में किलकारी गूंजी है। आलिया भट्ट ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। आज मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में उनकी डिलीवरी हुई और आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिस पर 3 शेरनी और शावक की तस्वीर है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, हमारी जिंदगी की बेस्ट न्यूज, हमारा बेबी आ गया। वो बिल्कुल एक जादुई गुड़िया जैसी दिखती है। अभिभावक बनने की खुशी महसूस हो रही है। कपूर और भट्ट परिवार में सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि मच अवेटेड ये न्यूज थी। लेकिन आज जब ये न्यूज सामने आई कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पेरेंट्स बन गए हैं, उन्होंने एक स्वस्थ बिटिया को जन्म दिया है, इसके बाद सभी खुशी और अब कंग्रेचुलेशन का दौर जारी है।